इससे पहले भी जब मैंने आपसे सवाल किया था तो सवाल दरअसल उन वादों को लेकर था। मैनिफेस्टो को आप लोग संकल्प पत्र कहते हैं कि वो संकल्प लेते हैं हम, ताकि हम उन्हें पूरा कर सके, उनको सिद्धि तक ले जा सके। हालांकि इससे पहले पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता था, लेकिन जो कैंडिडेट्स होते थे या जो पार्षद होते थे, जो मेयर बनते थे, वो करते तो प्रदेश की जनता के लिए ही काम थे। तो इस बार का जो आपका संकल्प पत्र है वो अभी तक जो काम हुए हैं उनसे कितना अलग है, और आप क्या विजन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के को लेकर पब्लिक के सामने रख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ये बात सच है कि 10 वर्षों से भाजपा सरकार जो है वो है और वो काम कर रही है, लेकिन आप देखें कि समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से कभी भी नहीं हो सकता। समस्याएं इतनी विकृत हैं, जब अगर समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से हो जाता तो 7 वर्षों से या ज्यादातर प्रदेश में, देश में कांग्रेस की सरकार रही तो समस्याएं होती ही नहीं। अगर समस्याओं का समाधान होता, विपक्ष की पार्टियां नहीं तो कभी नहीं होता। लेकिन 10 वर्षों से जनता ने विश्वास दिखाया, गति के साथ कार्य हो रहे हैं, तेज विकास के साथ कार्य हो रहे हैं। और जिस तरह से ये छोटा चुनाव होता है, गलियों का चुनाव होता है, ये नालियों का चुनाव होता है, ये पानी का चुनाव होता है, जल निकास होता है, साफ सफाई का चुनाव होता है, कचरे का चुनाव होता है, ये जो छोटा चुनाव जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे सीधी सीधी जनता जो है उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, रोज दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका इस चुनाव पर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर देखने को मिलता है। इसमें वही कैंडिडेट जीतता है जो ना ही भाजपा, कांग्रेस, आप अन्य पार्टी से नहीं। इसमें आप देखते हैं कि कई बार बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट भी होते हैं, वो जीतते हैं, क्योंकि ये जनता ये जो छोटा चुनाव होता है ये जनता की रोजमर्रा, रोज दैनिक समस्याओं से वो होता है। तो इसको क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट जनता से मिलेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा, उनकी दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं उन पर ख्याल करेगा, ध्यान देगा, तो वही कैंडिडेट जनता चुनती है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से 10 वर्षों में काम हुए हैं और जनता की समस्याओं को एक्चुअल में देखा है कि कौन कौन सी नीड्स हैं, उन नीड्स पर वर्क करने की कोशिश की गई है। अब उनको पूर्ण रूप से वो खत्म हो सके। जिस तरह से जल निकासी की समस्या, आप देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और पानी की समस्या से कितना ज्यादा जल भराव हो जाता है, उसको परेशानी। तो वो एक 10 साल इतना बड़ा समय नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि जो पूरा इंफ्रा पहले दिया गया वो इतना ज्यादा उसमें खामियां थी, इतनी ज्यादा कमियां थी। आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर आप देखें कि भ्रष्टाचार की जो चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी अफसर में है, अफसर में है, चाहे वो कांग्रेस के घर से इतना सारा धन निकलना है, कांग्रेस के नेताओं के घर से इतना सारा धन इकट्ठा करना है, लेना है, ईडी की रेड पड़नी है, तो वो सब हो तो भाजपा सरकार में ही रही है ना। भाजपा सरकार उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है, सामने लेकर आ रही है, चाहे वो किसी भी तरह से है। आप देखें, चाहे वो प्रशासन में है, शासन में है, तो भाजपा सरकार सबको सामने लेकर आ रही है, क्योंकि एक भाजपा ही है जो पूर्ण रूप से समस्याओं का निदान कर सकती है, गति से विकास कर सकती है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे अन्य कोई समस्याओं को सामने लाकर उन पर काम कर सकती है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको अपनी पार्टी की तारीफ करनी ही होगी, लेकिन मैं फरीदाबाद को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आती हूँ और कई सालों से वहां पर रह रहे हैं। कई सालों से एक ही जैसी तस्वीर देख रहे हैं। बारिश होती है तो अंडरपास के नीचे पानी भर जाता है, सड़कें टूटी फूटी नजर आती है, बिना इन्वर्टर के कोई व्यक्ति वहां पर रह नहीं सकता है, बिजली इतनी ज्यादा कटती है। ये तो वो समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे खुद फेस करनी पड़ती है। पानी इतना खारा आता है कि कोई व्यक्ति ना उससे पी सकता है बिना फिल्टर किए, ना उससे नहा सकता है बिना फिल्टर किए। तो इन समस्याओं का समाधान क्या नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, और बिल्कुल होने के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं पूजा जी, लेकिन चीजें इतनी बेकार रूप से चीजें दी गई कि उसको ठीक करने में, उसको सही करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। लेकिन ये भी जनता भी जानती है कि अगर अन्य किसी पार्टी को चुना, अन्य किसी पार्टी को उन्होंने चुना, तो समस्याओं का निदान कभी भी नहीं हो सकता। समस्या बढ़ेंगी, घटेंगी कभी भी नहीं। लेकिन अगर भाजपा सरकार को जनता चुनती है तो निश्चित तौर पर समस्याएं घटने के साथ साथ समस्याओं का पूर्ण रूप से निजात होगा। ऐसा मैं भाजपा पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाती हूँ पूजा जी। आप देखिएगा, ये सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि अगले इस टर्म में जनता हमें ये मौका देगी सेवा करने का, तो इस टर्म में आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं ये निश्चित तौर पे दूर होंगी।
चलिए ठीक है, मैं लौट रही हूं वैशाली जी आपके पास। दिनेश अग्रवाल भी कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता हैं। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब तो कुछ ही वक्त बच गया है, बस आधा घंटे का वक्त बचा है, फिर पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन निकाय चुनाव में सर किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं इन निकाय चुनावों से आप? पूजा जी, मैं आपको एक पार्षद कैंडिडेट की अपील दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कैंडिडेट है, वो प्रचार में लिख रहे हैं कि इस बार वार्ड नंबर 30 की जनता से अपील है। आप शब्द सुनिए पूरा। इस बार वार्ड नंबर 30 की जनता से अपील है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातनी, श्री राम भगत बन के आप मुझे विजय दिलाएं। ये एजेंडा है चुनाव में। और अभी मेरी बहन वैशाली जी समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आपके पार्षदों की हिम्मत नहीं पड़ रही मुद्दों के ऊपर बात करने की। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह भय का माहौल तैयार किया जा रहा है, डराकर वोट लिया जा रहा है, यह कहकर वोट मांगा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो आपके काम होंगे। केंद्र में भी हम हैं, प्रदेश में भी हम हैं। अगर आपने हमें नहीं चुना नीचे तो आपके काम रुक जाएंगे जी। किस तरीके से? उदाहरण देते हैं दिल्ली का। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, वहां काम रुक गए। और इससे भी आगे बढ़कर आपने अभी जो मेरे से प्रश्न किया इस बात को लेकर कि कैसी तैयारियां हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता कुशासन से इतनी तंग और परेशान है। अभी आपने फरीदाबाद का एक जिक्र किया, अभी 2 दिन नहीं हुए इस घटना को कि 2 सांडों की आपस में जितनी भयंकर लड़ाई फरीदाबाद के अंदर थी, इतनी कि एक सांड ने दूसरे सांड की हत्या कर दी। आप मानिए कि इस तरीके से जो आवारा पशुओं का जो आतंक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी परिषद में, निगम में, पालिका में, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 11 साल से, क्या काम हुए? कहीं से आवारा कुत्तों को हटाने की कोई योजना नहीं, आवारा पशुओं को हटाने की योजना नहीं, आवारा बंदरों को हटाने की कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। जल भराव, मैं तो क्या बताऊं आपको, 2 घंटे की बारिश तो भूल जाइए। अब एक जमाना था, मुझे याद है सन 1980 से पहले, आप पुराने बुजुर्गों से बात करके देखिए, 6-6 दिन, 8-8 दिन तक सूरज नहीं निकलता था, लगातार बारिश होती रहती थी 8-8, 10-10 दिन। आज 5 मिनट अगर जम के बरस जाए, 5 मिनट केवल, तो गुड़गांव में झील बन जाती है, झील जिसको बोलते हैं साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी। और इसके अंडरपास इतनी बुरी तरह भर जाते हैं कि अगर किसी को पता नहीं है, गलती से कोई चला गया तो वो तो बच ही नहीं सकता, मरेगा। ये हालत कर दी है पूरे प्रदेश की। और वोट क्या कह के मांगते हैं पूजा जी, बहुत बड़े शर्म की बात है, बड़ी दुखद बात है। प्रदेश का कैबिनेट मंत्री खुद आके अपने पार्षदों के लिए, मेयर के लिए ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि आप वोट दो या ना दो, मेयर तो भाजपा का ही बनेगा। ये मैं कोई नकली बातें नहीं कर रहा, ये आप गुड़गांव जिले के दौलताबाद गांव में हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के बयान अखबारों में छपे हैं। आप दो मत दो, आपकी मेयर तो भाजपा का बनेगा। और यहां तक भी कहते हैं कि मैं जब विधानसभा चुनाव में आया था तब भी मैंने कहा था कि मुझे 51% वोट मिलेगा। जो चुनाव वोट पड़ने से पहले, पूजा जी आप समझिए, वोट पड़ने से पहले जितनी % वो बताते हैं उतनी ही निकलती है डब्बे में। ठीक है, ये क्या है ये? ठीक है वैशाली जी जवाब दीजिए जरा। ये तो दिखावा है वैशाली जी आप जवाब दीजिए, क्या डिलीवर किया है आपने जिन मुद्दों के तहत आप जनता से वोट मांग रहे हैं? आपको मेरा सादर नमस्कार। और आपको मैं आपके जवाब देना चाहूंगी। आप देखते हैं, स्कूल जाते हैं,
साल तो बच्चा स्कूल गया नहीं, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम आते हैं तो वो डर जाता है और कभी टीचर की खामियां बताता है कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया है और इसीलिए एग्जाम गलत आया, ये पेपर तो था ही नहीं सिलेबस में, ऐसा आया है। लेकिन अगर जो अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो घर आते ही सबसे पहले क्या बताते हैं कि 100 मार्क्स का एग्जाम था और मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे, 50 मार्क्स आ जाएंगे, 70 मार्क्स आ जाएंगे, 70 का एग्जाम था तो 58 आएंगे और 58 ही आते हैं। मैं खुद इसकी उदाहरण हूँ। मेरा बेटा आके जितने नंबर बताता है कि मम्मा इतना एग्जाम गया है, इतने मेरे मार्क्स आएंगे, तो उतने ही आते हैं और वो पूर्ण विश्वास के साथ कॉपी निकलवा देता है। अगर एक नंबर भी कम होता है कि मम्मा हो ही नहीं सकता, दोबारा से आप कॉपी निकलवाइए, उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई है। जब काम किया होता है, उन लोगों से मुलाकात करी हुई होती है, इसलिए राव नरवीर जी इतने मजबूती से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों से संवाद किए थे, उन लोगों के दुख सुख में खड़े थे, उन लोगों के घरों में भोजन किया था, उन लोगों की समस्याओं में, उन लोगों की परेशानियों में, उन लोगों के आंसुओं में, उन लोगों की तकलीफ में वो हर समय साथ थे। इसलिए वो कह सकते थे कि मुझे इतने वोट मिलेंगे। लेकिन जो उन लोगों के पास गए ही नहीं समस्याओं में, जो खड़े नहीं हुए, ये जनता भी जानती है कि कुछ समस्याओं का समाधान देर से होता है, ये जनता भी जानती है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए चीजें देर से होती हैं। लेकिन ये बात और है कि समस्याओं का समाधान करने की इच्छा ही ना हो, नियत ही ना हो, इतनी बड़ी बड़ी नीतियां निकाल दे, इतने बड़े वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने क्या डिलीवर किया है इन 11 सालों में, कि जिसके तहत हम जनता के पास जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप फिर से दीजिए हमें मौका, हम जो बाकी काम रह गया है उस काम को कर देंगे अब पूरा। वो क्या डिलीवर किया है आपने? आप देखें, आज इन्हें सड़कों में गड्ढे दिखाई देते हैं कि सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों में गड्ढे दिखाई देते हैं। ये वो समय भूल गए कि कांग्रेस के राज में तो सड़कें ही नहीं दिखाई देती। आज ये कहते हैं कि लाइट इतने घंटे तक नहीं आती, लेकिन आप उस समय को याद करें कि बिजली दिखाई नहीं देती थी। आज गलियों तक, गांव की गलियों तक सड़कों को जोड़ा गया है। आज गांव के घर घर तक बस जा रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, घर घर तक नल की सुविधा है, पानी, पेयजल की सुविधा है और पानी को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है पूजा जी कि काम नहीं है, काम बहुत बेहतरी से हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। जिन कामों को करने के लिए कई वर्ष लगते, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से, उनकी नीतियों से, उनके से कामों को गति मिली है, विकास को गति मिली है। और सबसे बड़ी बात पूजा जी, पहले कोई भी बजट एलोकेट होता था तो वो बजट एलोकेट होने के बाद, योजना निकलने के बाद, वो सीधा कांग्रेस के नेताओं के घरों में जाती थी। तभी ईडी की रेड होने के बाद इतना बिग अमाउंट कि जिसको 5-5 दिन लग जाते हैं गिनने के लिए, तब भी मशीनें फेल हो जाती हैं, वो निकलता है। आज कम से कम अगर कोई बजट एलोकेट होता है तो वो सड़कों पर लगता है, वो नालियों पर लगता है, वो हाईवे पर लगता है, वो इंफ्रा पर लगता है। देखिए, भ्रष्टाचार जिसके खून में होगा, मोदी जी ने कहा कि ना मैं बना खाने दूंगा, उसको एक अकेला व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। अगर भ्रष्टाचार खून में घुसा है, जड़ों में घुसा है, पुराने समय से घुसा हुआ है, तो आप देखिए आज कितनी उसी को खत्म करने के लिए तो आप लोग आए थे ना, उसको खत्म करना था। अब नरेश जी आप जवाब दीजिए। दिनेश जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। दिनेश जी आपको जवाब। हाँ पूजा जी, नरेंद्र मोदी जी को बीच में ले आते हैं, किनको? पहले उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे का एग्जाम होता है, जो फिसड्डी बच्चा होता है वो बहाने लगाता है। अगर आपने पेपर सेट किया है खुद, और वो जो आपने पेपर सेट, जब एग्जाम का पेपर सेट करने वाले आप हो, तो आपका बच्चा तो 100 में से 80 लाएगा ना, क्यों नहीं लाएगा? आपका मंत्री जब ये कहता है कि आप वोट दो या मत दो, आप नहीं दोगे तो भी जीतूंगा, फिर जनता के वोट के बिना आप कैसे जीत रहे हैं? 100 में से 80 नंबर कैसे आ रहे हैं आपके? क्योंकि तंत्र मंत्र और यंत्र सब कुछ आपके पास है। इसीलिए आप कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, कि ये कहते हैं कि भाई पहले जो है ना, पैसा एलोकेट होता था और कांग्रेसियों की जेब में चला जाता था। 11 साल हो गए आपको, 11 साल में आपने एक भी कांग्रेस के नेता को जेल भेजा आज तक? किसी का भ्रष्टाचार साबित किया आपने? केवल हवा में बातें करनी है, जनता को गुमराह करना है केवल। कब तक इन बातों का खाते रहोगे? क्या 2014 से पहले सारे बुरे काम होते थे और 2014 के बाद? मुझे लगता है कि मेरी ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं,
शायद इन्होंने रोटी खानी भी 2014 से बाद की होगी, उससे पहले रोटी नहीं खाती थी। लगता है मुझे इनको रोटी नहीं मिलती थी पहले, उसके बाद रोटी मिलने लगी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पानी भी इनको 2014 के बाद मिला है पीने के लिए, उससे पहले तो ये बिना रोटी के थी, बिना पानी के थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, कुछ था ही नहीं हरियाणा में, अंधेरा था। जो कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था। आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है वो जिंदगी जो काट गए वो जंगलों में काट गए, पेड़ों के नीचे बैठ के सो के काट गए होंगे। ना तो उस समय सड़कें थी, ना सीवर थे, ना बिजली थी, ना पानी था, कुछ नहीं था। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत। हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाती थी इन लोकल बॉडीज को, हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने बजट में से पैसा देके चलाती थी लोकल बॉडीज को। आज क्या है, आज क्या है, आज निगम के अंदर जो पैसा है वो इस क्षेत्र की जनता से, इस क्षेत्र की जनता से वसूला जाता है वो पैसा अलग से। प्रदेश सरकार टैक्स अलग ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स अलग ले रही है और निगम टैक्स अपने अलग ले रहा है। टोल अलग से लग रहे हैं, हर तरफ से जनता को लूट रहे हो और फिर कहते हो कि जनता का पैसा जनता पे लग रहा है। कौन सा पैसा लग रहा है जनता के ऊपर? सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, जल भराव है, कूड़ा इतनी बुरी तरह है कि गलियां सड़ रही हैं बुरी तरीके से। मुझे समझ नहीं आता, पार्कों की दुर्दशा इतनी भयंकर है, वहां पर जो कुछ भी होता है। आज ठेकेदारों की मौज आई पड़ी है, ठीक, आपके खुद के ठेकेदार लगे पड़े हैं। चलिए, जनता कर देगी इस बात का फैसला, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी भुक्तभोगी है। चाहे सुविधाएं दी जाए या फिर सुविधाएं ना दी जाए या परेशानी में पब्लिक को रहना पड़े, तो पब्लिक को ही हर चीज सहनी पड़ती है और पब्लिक फिर इस बात का फैसला भी कर देती है, किसी को सत्ता पर भी बिठा देती है और सत्ता से भी उतार देती है। दिनेश जी, लौट रही हूं मैं आपके पास वापस। नरेश भारद्वाज जी कनेक्ट हो गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन निकाय इलेक्शंस को किस तरीके से सर आप देख रहे हैं? इस बार पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ता है इन निकाय चुनावों में? बिल्कुल असर पड़ता है मैडम जी। प्रदेश के अंदर आज तक जब भी निकाय चुनाव हुए हैं, प्रदेश सरकार का निकाय चुनावों पर पूरा असर रहता है, पूरा प्रभाव रहता है और मतदाता भी इस बात से प्रभावित होता है। बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, इससे बीजेपी को सीधे सीधे फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता फिर भी जो निकाय के अध्यक्ष रहे हैं या निकाय में जो सरकार ने काम किया है, निकाय के प्रशासन ने काम किया, उनको देख के वोट करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फायदा पहले भी मिला है और अब की बार भी मिलेगा। इन निकाय इलेक्शंस में सर मुकाबला, जो फाइट है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पूरे तैयारी के साथ पूरा जोर लगा के इन इलेक्शंस में उतरी, बड़े बड़े नेता भी उनके उतरे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने कैंडिडेट्स उतारे गए, बट जो बाकी के राजनीतिक दल है मात्र औपचारिकता ही उनकी इन चुनावों के दरमियान नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है कि पहले तो सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस ही निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस अपनी आपसी गुटबाजी में उलझी हुई थी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी और निकाय चुनाव के दौरान भी वही हाल हुआ। कैंडिडेट का चुनाव करने में देर की गई, इसका नुकसान है। दूसरा कि कांग्रेस का कोई नेता ये तय ही नहीं कर पा रहा कि निकाय चुनाव के अंदर ये कांग्रेस का चेहरा है, ये जाके प्रचार करेगा। तो कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने दम पे हैं या कांग्रेस का सिंबल है उनके साथ। कांग्रेस के नेताओं को उनको कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो किसे कहें, हुड्डा को कहें, रणदीप सुरजेवाला को कहें। अब मैं कैथल की बात ले लेता हूँ। कैथल में जो 3 जगह निकाय चुनाव है, वहां पर ना हुड्डा का प्रभाव है ना किसी का प्रभाव है, या तो जयप्रकाश जी का प्रभाव है या रणदीप सुरजेवाला जी का प्रभाव है, और दोनों ही नेता नदारद हैं इन चुनाव के अंदर। उन्होंने कहीं जाके किसी के लिए प्रचार नहीं किया, तो इसका खमियाजा तो कांग्रेस भुगतेगी ही, इसका नुकसान तो कांग्रेस को है ही है। ये स्थिति कुछ करनाल में भी है, ये स्थिति कुछ अन्य जगह भी है। तो कांग्रेस बड़ी गंभीरता से इन चुनावों को नहीं लड़ रही है, केवल मात्र ऐसा लग रहा है कि जैसे औपचारिकता ही दिखा रही है। इसीलिए कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो हतोत्साहित हैं और अपने दम पर कोई भी कैंडिडेट अगर लड़ रहा है
तो उसे कांग्रेस के हाईकमान का या कांग्रेस की टीम का सहारे की बजाय वो अपने दम पर चुनाव मैदान में है। ठीक है सर, लौट रहे में आपके पास दिनेश अग्रवाल जी। बहुत ज्यादा गंभीरता कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार नजर नहीं आई। इसके पीछे कई तरह के आरोप ये भी लगे, अब ये आरोप हमेशा से लगते आए हैं हरियाणा कांग्रेस पर कि गुटबाजी बहुत ज्यादा है। अब एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा थे जो रोहतक पर सिर्फ फोकस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे, जहां उन्हें बुलाया जा रहा था बस वहीं जा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी इन इलेक्शंस में नहीं लिया। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इलेक्शंस पर पार्टी को होता तो है ही सर। दिनेश जी। पूजा जी देखिए, एक चीज तो निश्चित तौर पर तय है कि हरियाणा प्रदेश में कुछ ना कुछ नुकसान संगठन ना होने का तो हुआ, परंतु केवल एक बात को फोकस कर लेना कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं था, उसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि संगठन नहीं होने का नुकसान होता है और हुआ है, परंतु वो नुकसान इतना नहीं है। रीजन, आप इस बात को देखिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हमने सारी बातें आपके सामने भी रखी, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी और अब अंत में हम कोर्ट के सामने भी उन बातों को रख रहे हैं कि किस तरीके से 8 दिन तक एक बैटरी जो 8 दिन पहले चार्ज की गई, उसके बाद सारा इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद भी वो बैटरी 99% बैटरी बैकअप दिखा रही है, चार्ज दिखा रही है। दूसरा, किस तरीके से हरियाणा प्रदेश के कई जहां पर ईवीएम रखी हुई थी स्ट्रांग रूम्स में, वहां के सीसीटीवी बंद कर दिए गए, वहां की लाइटें बंद कर दी गई, उनके कैमरे बंद कर दिए गए, उनके स्क्रीन बंद कर दी गई। वो सब कुछ हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा। तो जो कुछ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावों के दौरान घोटाले हुए, उन सबको लेकर हम अंत में कोर्ट में भी गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन चुका है। कोर्ट से क्या पूरा मिला देश देख रहा है इस बात को। किससे पूजा जी? कोर्ट से क्या मिला आपको? आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपकी पार्टी को लेकर है, सवाल मेरा चुनाव को लेकर नहीं चल रही है। उन पर तारीख लगी हुई है, ये तो कोर्ट का प्रोसेस है ना। जो चीज हमने देनी थी हमने दे दी एविडेंस, कोर्ट जो सवाल हमसे करेगी हम जवाब देंगे। ठीक है सर, सवाल मेरा पार्टी की गुटबाजी को लेकर था, पर आप इस पर जवाब दीजिएगा। वैशाली तोमर जी, आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर दिनेश जी आपके पास। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, बात कंप्लीट कर लूं। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर मतदाता के मत को लूटा गया, उसी तरीके से सेम मैंने अभी बताया कि हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री जब खड़े होकर गांव के बीच में ये कहते हैं कि आप वोट नहीं दोगे तो भी हम जीतेंगे, और यहां तक चैलेंज करते हैं कि भाई मैं विधानसभा चुनाव के अंदर आया था और मैंने तब भी तुमको कहा था कि आप वोट दो या मत दो, मेरी 51% वोट आएंगी। और आज वो जाके उस गांव को बकायदा धमकी देकर कह रहे हैं कि मेरी 51.54% वोट आई विधानसभा में, और आज भी कह रहा हूं आप वोट दो या मत दो। ठीक है, बात तो बोल दी ना सर आपने पार्टी की गुटबाजी पर, लेकिन कुछ नहीं बोले आप। ठीक, वैशाली जी आपका जवाब। ठीक है, देखिए पूजा जी, अभी हमारे पत्रकार जी ने भी बताया, बंधु ने बताया कि इनका अपनी जो यूनिटी है उस पर इनका कोई भी कहना नहीं है। आप खुद देखें कि कोई भी बड़ा नेता इनका या इनके कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जहां पर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वहां तक ये प्रचार करने नहीं गए हैं। आप जानते हैं कि जो पार्टी के जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो पुराने लीडर होते हैं, जनता उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है और उनके आने से इन्फ्लुएंस होती है। तो आप ये देखिए कि खुद ये लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस को एक भी वोट मिले या कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट जीते, और उसके बाद बस बैठकर इन्होंने सिर्फ ये पार्टी प्रवक्ताओं की पार्टी बनकर रह गई है। ना इनमें कोई कार्यकर्ता बचा है और ना इनमें कोई नेता बचा है। जो कुछ कार्यकर्ता बेचारे आज भी पार्टी का झंडा उठाकर लेकर चल रहे हैं, वो इनकी इस डिसयूनिटी से इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो भी अगली बार आप देखिए कि अगली बार दिखाई देने वाले नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार ऐसी बातें करते हैं, कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप इन्हें बताएं कि दिल्ली में एक भी 0 किस लिए मिली? ये उत्तराखंड पर बार बार कह रहे थे कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो फिर भी क्यों नहीं ये जीते? ये राजस्थान
सीएम का हार होना चला जाता है, हमारे बड़े बड़े नेता हार गए। आप देखिए बड़े बड़े नेता जो कई बार 6 बार से मंत्री हैं वो हार गए। तो इनकी बातों को अब जनता ने भी सीरियस लेना बंद कर दिया है। चलिए, उसका फैसला तो जनता अब कर ही देगी।